जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हैं मेरे शेर और शेरनियां। आप सभी का बहुत बहुत आभार और थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया एक इम्पोर्टेंट सीरीज जो कि आपके सहमति से चलेगी और जिसका पहला मॉडल पेपर मैं फिर से लेकर आया हूँ, जीरो फर्स्ट। यदि आप चाहते हैं और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे कि सर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, तो मैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज चलाने वाला हूँ। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है यूट्यूब पर। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और कोई कंडीशन नहीं है। जिसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लगा हुआ मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और उसकी पीडीएफ आपको, प्रॉपर पीडीएफ आपको उसी पर अवेलेबल हो जाएगी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, आज ये पहला पेपर है। यदि आपकी सहमति होगी तो आपको कमेंट बॉक्स में प्रॉपरली लिखना होगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने होंगे कि सर ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और 100% आप इसको जारी रखिए। एयरफोर्स एक्स वाई फर्स्ट 2027 इंग्लिश मॉडल पेपर जीरो फर्स्ट, रोजाना ये सीरीज चलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी, बिल्कुल पेपर पैटर्न पर आधारित। यदि आपने 100 ये मॉक टेस्ट लगा लिया, आपको कहीं से भी इंग्लिश भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा लेंदी हो सकता है, समझ लेना। ये आपको रेगुलर मिलेगी, 2 पेपर रेगुलर मिलने वाले हैं। एक तो रेगुलर मिलेगा जब तक पेपर होगा, 2 पेपर मैं लास्ट में बढ़ा दूंगा, जिससे एक रोजाना मिल रहा है, जिसकी टाइमिंग भी फिक्स होगी। मैं आपको बता दूंगा कितने बजे अपलोड होगा। जैसे आपको शाम को लगभग 4 बजे और 5 बजे के आसपास, मैक्सिमम 5 साढ़े 5 तक ये वीडियो रोजाना मिल जाया करेगा। आप शाम को पहले टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को देखना है, आपको नंबर लगाने कितने आ रहे हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना है। इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट मॉक, बहुत बेहतरीन, जहां से आपका ग्रामर, पैसेज, वोकेबलरी, बहुत कुछ कवर होने वाला है, उसी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। एयरफोर्स एक्स बाई, इसके लिए कंडीशन है टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप सुधीर डिफेंस एकेडमी डालते हैं टेलीग्राम पर, तो वहां से भी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? हमारा टारगेट रहेगा 30 और 31 मार्च, 20 आउट ऑफ 20 हमारे कैसे आने हैं। इसीलिए इस सीरीज के पहले मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है और आपको फटाफट से बताना है कि सर इसका क्या आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा, मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोगों से। ही वेंट टू ऑफिस, ये पहला पार्ट और पहला ही क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर का। ही वेंट टू द ऑफिस बट रिटर्न बैक, वापस हो गया होम, घर पर इमीडिएटली, तुरंत, और यहां नो एरर। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो को पॉज करना है, पहले ये नहीं देखना है वीडियो, पहले आपको टेलीग्राम से आपको इसकी पीडीएफ, वो आपको उसको सॉल्व करना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना है। हमें पता है यहां तक कोई ऑप्शन गलत नहीं है, क्योंकि पास्ट की बात चल रही है। रिटर्न एक ऐसी वर्ब है जो ऑलरेडी किसी चीज को बैक करने की कंडीशन होती है। इसका मतलब हो गया प्यारे बच्चे कि रिटर्न के साथ कभी बैक नहीं आ सकता। जैसे रीट्राई के साथ प्यारे बच्चे कभी अगेन नहीं आ सकता। ठीक है, ट्राई के साथ हम अगेन लगा सकते हैं, जैसे रीट्राई हुआ। इंग्लिश के अधिकतर मोस्टली वर्डों में जहां री आ गया किसी वर्ड से पहले, तो वहां बैक का आना, अगेन आना, वो बहुत कम पॉसिबिलिटी हो जाती है। जैसे मैं कहूंगा कि मैंने इसको अचीव कर लिया, रीगेन कर लिया, तो रीगेन के साथ फिर हम दोबारा से बैक या फिर दोबारा से हम अगेन नहीं लगा सकते। ठीक है ना? जैसे मैंने कहा कि रेप्रीमेंडेड हो गया, उस केस में भी हम ये यूज नहीं करेंगे। रिव्यू हो गया, रीगेन हो गया, रीट्राई हो गया, रिटर्न का मतलब है दोबारा से मैंने टर्न लिया, मतलब बैक, वापस टर्न लिया, तो यहां बैक का मतलब ही नहीं है। मतलब ये कैसे यूज हो गया? सुपरफ्लुअस यूज हो गया, यहां बैक का बैक यूज नहीं होगा प्यारे बच्चे। पहले क्वेश्चन का सही आंसर बी पार्ट में गलती है, और इसलिए स्क्रीन पर आपके सामने क्या हो गया, ये बी हो गया। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, बहुत अच्छा, फटाफट से बताओ। ड्यू टू द राइज ऑफ न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी, नई जो मीडिया टेक्नोलॉजी आना जो आ गया है, उसके कारण क्या हुआ है? मैनी पीपल, अधिकतर लोग सोचते हैं, प्रेडिक्ट माने ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर अब क्या हो जाएंगे जल्दी ही। आजकल आपने देखा है गांव में पहले बहुत न्यूज़पेपर लोग पढ़ते थे, टीवी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन इतनी ज्यादा सोशल मीडिया और मल्टीमीडिया में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, जो नई मीडिया टेक्नोलॉजी है, कि लोग बिल्कुल न्यूज़पेपर का जो यूज है वो गांव में खत्म होता जा रहा है। मतलब इसमें कौन सा आंसर आ सकता है? ऑब्सोलीट आएगा, कॉमन प्लेस आएगा, यूबिक्यूटस आएगा, या वाइड स्प्रेड होगा? देखो, वाइड स्प्रेड माने होता है कोई चीज दूर दूर तक फैलना, दूर दूर तक फैल जाना। क्या नई मीडिया टेक्नोलॉजी से न्यूज़पेपर का और ज्यादा दूर दूर तक फैलाव हो गया? गलत। अर्थ से ही पता चल रहा है, सेंस से क्लियर हो रहा है कि जहां मीडिया टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वहां पेपर पढ़ने वाले बहुत कम होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए कॉमन प्लेस माने हर जगह है, ये भी आंसर नहीं हो सकता।
कि कॉमन प्लेस में, विल बी कॉमन प्लेस हर जगह अवेलेबल होगा, गलत हो गया। ऑब्सोलीट माने चलन से बाहर, मतलब नो लॉन्गर इन यूज, ये सेंस में बन रहा है नो लॉन्गर इन यूज। अब अधिकतर यूज नहीं रहा है। जैसे जैसे मीडिया टेक्नोलॉजी में उन्नति होती जाएगी वैसे वैसे न्यूज़पेपर का यूज खत्म होता जाएगा, ऑब्सोलीट होता जाएगा, नो लॉन्गर इन यूज। और यूबिक्यूटस किसे कहते हैं प्यारे बच्चे बताइए? कोई भी ये इसलिए आंसर नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, जो हर जगह व्याप्त हो, उसको क्या कहा जाता है? यूबिक्यूटस एक एडजेक्टिव है, भगवान के लिए आप लगा सकते हो। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनीसेंट। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है और सर्वव्यापी है, इसलिए यूबिक्यूटस भी अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस ये करेक्ट नहीं होगा, और इसलिए सही आंसर होगा प्यारे बच्चे ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मेरा भाई, कौन सा भाई पता नहीं, वो उसका नाम है अरहान। समझ लीजिए ब्लड रिलेशन, सीनियर भाई के लिए सीनियर नहीं आती क्योंकि जो पद में बड़ा है उसके लिए आती है, इसलिए आंसर यहीं खत्म हो गया, कंपैरेटिव डिग्री है। ओल्डर क्यों नहीं आएगी सर? क्योंकि ओल्डर कभी बर्थ के लिए नहीं आती, लिख लेना। कभी बर्थ मतलब जो जन्म से बड़ा है उसके लिए नहीं आती। कोई भी चीजें जो पुराने समय की हैं, एंशियंट टाइम की हैं, एंशियंट टाइम की हैं, उनके लिए ओल्डर आती है। ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री है प्यारे बच्चे, और इसलिए यहां ओल्डर नहीं आ सकती, भाई ओल्डर नहीं हो सकता। हमेशा रक्त संबंधों के लिए कंपैरेटिव डिग्री है, और हमेशा ब्लड रिलेशनशिप के लिए प्यारे बच्चे क्या आएगी? हमेशा एल्डर आएगी। ओल्डेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है प्यारे बच्चे, यहां सुपरलेटिव डिग्री का कोई सेंस ही नहीं है। ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट ब्रदर आ तो सकता है, एल्डेस्ट आ सकता है, लेकिन यहां ओल्डेस्ट आती है एंशियंट टाइम के लिए, और इसलिए ओल्डर और ओल्डेस्ट में से नहीं आ सकता, एल्डर इज द राइट आंसर। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशनशिप के लिए जो उम्र में आपसे बड़ा हो, बाई बर्थ आपसे बड़ा हो, उस सेंस में सीनियोरिटी को दिखाने के लिए आपको हमेशा एल्डर का यूज करना होगा, याद रखना। और छोटे के लिए इसका ठीक उल्टा यूज होता है, जो उम्र में आपसे छोटा है उसके लिए हम यंगर लगाते हैं ब्लड रिलेशनशिप्स में, शायद आपने सुना होगा। इसलिए सही आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चे? आंसर 100% बी इज द राइट आंसर। सारा सब कुछ विजिबल है। अगला क्वेश्चन, ये वो पेपर है जो आपको बताना है कि सर आगे कंटिन्यू होना चाहिए कि नहीं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। चौथा क्वेश्चन, ही अप्लाइड फॉर, उसने अप्लाई किया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ईयर लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई किया है प्यारे बच्चे। ईयर एक नाउन है प्यारे बच्चे, ईयर एक नाउन है, लेकिन जैसे ही ईयर में लॉन्ग लग रहा है तो ये एडजेक्टिव हो गया। जब हिंदी में इसको लिखेंगे तो ईयर को क्या लिखते हैं? ईयर, ईयर लॉन्ग, मतलब ये क्या है? यह एक कॉन्सोनेंट है, मतलब व्यंजन है, और व्यंजन से पहले एन आएगी कि ए आएगी? ए आएगी, और इसलिए ईयर लॉन्ग कोर्स के लिए हम क्या लगाएंगे? एन। दा का तो कोई सेंस ही नहीं है, एन आ नहीं सकता, ए इज द राइट आंसर। कोर्स एक नाउन है प्यारे बच्चे, कोर्स एक नाउन है, और नाउन से पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है प्यारे बच्चे। और याद रखना ईयर लॉन्ग एक एडजेक्टिव है, और ईयर को जब हिंदी में लिखेंगे तो इसका पहला लेटर वो कौन सी साउंड है? वो है कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, इसलिए 100% आंसर क्या हुआ? ए इज द राइट आंसर। स्क्रीन पर पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। इट इज हाई टाइम यू कम टू अ डिसीजन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। नियर पास्ट प्यारे बच्चे, सेंस को समझना है। नियर पास्ट मतलब वो पास्ट जो भी निकल के गया है। मैं आपसे जोर देकर कह रहा हूं कि यही समय है, यही समय है जब तुम्हें पढ़ना चाहिए, जब तुम्हें अपना डिसीजन लेना होगा। मतलब ये नियर पास्ट को शो कर रहा है, समझना मैं क्या कर रहा हूं। नियर पास्ट का मतलब है ऐसा पास्ट जो जल्दी ही निकलने वाला है, जो जल्दी ही खत्म हुआ है। यही समय था जब तुम्हें सोचना था। कोई भी सेंटेंस याद रखना इंग्लिश में, इट इज टाइम, कोई भी समय इंग्लिश में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम, और इट इज द टाइम से स्टार्ट होगा तो उसके अगले आने वाले सेंटेंस में आने वाली वर्ब हमेशा पास्ट टेंस को शो करेगी, हमेशा पास्ट सेंस को डिनोट करेगी प्यारे बच्चे। ये प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर की बात नहीं है। ये बताया जा रहा है कि जो पास्ट निकला है यही समय था या यही समय है जब तुम्हें डिसीजन लेना होगा। मतलब तुम आगे बढ़ रहे हो, डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो ऐसे सेंटेंसों में आगे आने वाली वर्ब हमेशा लिख लो, गांठ बांध लो, पास्ट इंडेफिनिट की होगी मेरी जान। पास्ट इंडेफिनिट का सर दूसरा नाम क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म बोलते हैं प्यारे बच्चे, और इसीलिए 100% ये बिल्कुल गलत है। क्या आंसर होगा? केम इज द राइट आंसर। इट इज हाई टाइम यू केम टू अ डिसीजन,
इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज द टाइम। उनसे आने वाले अगले जो वर्ब होगी वो पास्ट टेंस की होगी। 100% आंसर केम आएगा। अगला क्वेश्चन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिक्यूलस। कोई भी चीज हो जो बहुत ही अतार्किक हो, जिसका कोई रीजनेबल बात ना हो, इलॉजिकल हो पूरी तरह से, लॉजिक बिना लॉजिक के, एंड रेडिक्यूलस बहुत ही बायाद। कोई भी बात आप कह रहे हो, कोई व्यक्ति या कुछ भी कह लो, एनीथिंग विच इज वेरी रेडिक्यूलस, बहुत बायात, जिसका कोई लॉजिक, मान लो कोई व्यक्ति मान लेते हैं, एक ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा जो इलॉजिकल हो बिल्कुल, जिसका कोई लॉजिक ना हो बात करने का, रेडिकुलस बायात बातें करे, और अनरीजनेबल अतार्किक मतलब कुतर्क कर रहा है। एक शब्द में उसको क्या कहेंगे भाई? एब्सर्ड कहेंगे। मैं बाकी मीनिंग बता रहा हूं। एब्सर्ड का मतलब है मूर्खता की पराकाष्ठा। मूर्खता की पराकाष्ठा एब्सर्ड मतलब नीच, बहुत ज्यादा। जो सारी हदों को, नीचता की हदों को पार करते हुए और जो टॉप पर हो, उसको ही क्या कहा जाता है? एब्सर्ड कहा जाता है प्यारे बच्चे। एब्सर्ड मतलब बहुत बेवकूफ। एरिड आंसर क्यों नहीं होगा? एरिड का मतलब होता है ड्राइड, सूखा। एरिड का होता है ड्राइड, मतलब सूखा ही आंसर हो नहीं सकता, एडजेक्टिव है। एडेप्ट किसे कहते हैं? किसी चीज में निपुण होना प्यारे बच्चे, किसी चीज में स्किल्ड होना। स्किल्ड कहते ना सर मैं इंग्लिश में बहुत एडेप्ट हूं, आई एम एडेप्ट इन इंग्लिश, एडेप्ट हो नहीं सकता यहाँ पे। एब्जेक्ट किसे कहते हैं सर, ये बताइएगा फटाफट से। आप लोग बताओ फटाफट, एब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? एब्जेक्ट भी वो व्यक्ति जो प्यारे बच्चे बहुत नीच है, जिसकी कंडीशन MISERABLE मीजरेबल है। क्या है? बहुत मीजरेबल, अपनी आदतों से बहुत लाचार, कह लो एक वर्ड में। एब्जेक्ट लाचार व्यक्ति होना, या व्यक्ति ले लो या कोई वस्तु हो। एब्जेक्ट मीजरेबल बहुत बुरे दौर से गुजरना, मीजरेबल कंडीशन होना, नीच होना, लाचार होना, जो चेंज नहीं होना चाहता, मतलब बदतमीज व्यक्ति है, तो उस सेंस में एब्जेक्ट का यूज किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस इज डिफाइंड एज एब्सर्ड। 6 का डी इज द राइट आंसर। चेंज द बॉयज, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, बहुत सिंपल है। यदि आपको पता हो कोई भी सेंटेंस जिसमें क्या हो, जैसे मैंने कहा ओपन द डोर, प्यारे बच्चे ओपन द डोर, इसका पैसिव क्या है? ओपन एक वर्ब है, डोर एक ऑब्जेक्ट है, यहां एक ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस के लेट प्लस के बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। शायद थोड़ा बहुत आपने पैसे पढ़ा हो। ये कह रहा है इंसल्ट मत करिए, डू नॉट आ गया है, गरीबों की इंसल्ट मत करिए। ओपन द डोर मैंने लगा दिया डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन या नॉट बी ओपन? 100% है। इंसल्ट द पुअर का क्या हो जाएगा? लेट द पुअर, ये ऑब्जेक्ट आ गया, यहां ये ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्ट आ गया। नॉट सेंस में आ रही है इसलिए नॉट लगा लिया, बी आ गई प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, लेट द पुअर नॉट बी, नॉट टू बी इंसल्टेड। बताओ भाई क्या आंसर होगा? टू बी नॉट होगा, नॉट टू बी होगा, ये हो नहीं सकता। लेट द पुअर टू बी नॉट, इसका कोई सेंस नहीं है। लेट अस नॉट, इसका भी कोई सेंस नहीं है। अस कहां से आ गया यहाँ पे? लेट द पुअर नॉट टू इंसल्ट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, पैसिव, बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के हम सोच भी नहीं सकते, और इसलिए सही आंसर क्या हो गया? लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। सातवें का सही आंसर प्यारे बच्चे बी इज द राइट आंसर। प्रीडायलेक्शन बहुत सिंपल है। डायलेक्शन माने प्यारे बच्चे, प्री माने पहले से, डायलेक्शन माने झुकाव, प्रेम या स्नेह, किसी से पहले से झुकाव स्नेह होना, मतलब किसी से लगाव होना। इंग्लिश में आपने एक वर्ड सुना होगा अफेक्शन, इंग्लिश में शायद आपने एक वर्ड सुना होगा प्यारे बच्चे अफेक्शन, किसी से झुकाव या लगाव होना। इसका उल्टा बताना है, इसका अपोजिट बताना है, इसका अपोजिट बताना है मेरी जान। प्रीडायलेक्शन कहते हैं प्यारे बच्चे झुकाव को, इसका अपोजिट बताना होगा। तो बताओ अपोजिट क्या होगा, जल्दी बताइए फटाफट से। डिफीट माने होता है किसी को हराना, ये इसका उल्टा नहीं हुआ। ऑब्जेक्टिविटी माने होते हैं किसी के साथ निष्पक्ष रहना, निष्पक्षता, निष्पक्षता मतलब इम्पार्शियलिटी, किसी से भी भेदभाव न करना, किसी के साथ में कोई पक्षपात न करना, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। प्रीडायलेक्शन माने किसी से लगाव होना, झुकाव होना, अफेक्शन होना, और इसका उल्टा होगा कि किसी से बहुत घृणा होना। अवर्जन इज द राइट आंसर। अवर्जन क्या होता है प्यारे बच्चे? अवर्जन होता है, आपको हेट्रेड बोलते हैं, इसको घृणा बोलते हैं। अवर्जन एक नाउन है। ऑब्लिवियन किसे कहते हैं फटाफट से बताओ आप लोग। ऑब्लिवियन का मीनिंग क्या है भाई? एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से पागलपन में रहता है, अनकॉन्सियस है, अनकॉन्सियस, जो हर चीज में बेहोश रहता है, मतलब जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आंसर तो ये नहीं होगा, लेकिन ऑब्लिवियन मतलब हो गया वो व्यक्ति, पर्सन हो इज कंप्लीटली अनकॉन्सियस अबाउट एवरीथिंग।
जिसे पता ही नहीं है मुझे करना क्या है, क्या मेरा गोल है, क्या रखना होगा, एक तरीके से कह सकते हो आप पागलपन, किसी भी चीज के प्रति बहुत ही पागलपंती, केयरलेसनेस होना, लापरवाही होना, लेथार्जिक होना, इसलिए ऑब्लिवियन भी आंसर नहीं होगा। प्रीडायलेक्शन होता है प्यारे बच्चे किसी से लगाव या झुकाव, इसका उल्टा हो गया आवर्जन माने घृणा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स, ऑस्मोसिस का पर्यायवाची बताना होगा, मतलब सिमिलर वर्ड बताना है प्यारे बच्चे। ऑस्मोसिस का सिमिलर वर्ड बताना है, फटाफट बताओ। ऑस्मोसिस क्या एक नाउन है कि वर्ब है, बताइए। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? पहले ऑस्मोसिस का मीनिंग समझ लो। कोई भी चीज ऑस्मोसिस एक क्रिया, आपने सुना होगा इंग्लिश फिजिक्स में सुना होगा परासरण, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? ये प्यारे बच्चों एक ऐसी प्रैक्टिस, एक ऐसी आदत जो धीरे धीरे समय के साथ में पड़ जाएगी, मतलब अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। सर नहीं समझ में आया, बहुत सिंपल कहानी में बता देता हूँ। प्यारे बच्चे, आपने क्या कहा कि सर मेरे विचार ओमवती से नहीं मिलते हैं, लेकिन वही ओमवती शादी होने के बाद आपके साथ 10 साल रहती है, तो आप कहते हो सर अब मुझे ओमवती की आदत पड़ गई है। पड़ी नहीं है, वो इतने साल रहते रहते धीरे धीरे मैंने उसको अपना लिया है और उसने मुझे अपना लिया है, मतलब सब एक दूसरे को कूट रहे हैं सर, लेकिन रहेंगे साथ में क्योंकि अब आदत हो गए हैं, और इसलिए 100% ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस। किसी चीज को धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट और एडेप्ट कर लेना, मतलब एडजस्ट हो जाना। कहते ना सर लाइफ में बस मैं एडजस्ट कर रहा हूं, वैसे तो मत पूछिए, ठीक है ना, बहुत बुरी जिंदगी है, लेकिन एडजस्ट कर रहा हूं, क्या करना, और कोई जीवन है ही नहीं, इसलिए स्लो रिकवरी होगा नहीं कि धीरे धीरे रिकवर होना। एब्रप्ट एंडिंग माने कुत्ते वाली मौत, मतलब अंत होना। एब्रप्ट माने बहुत बुरा अंत होना। स्ट्रेंथ माने ताकत होना। ऑस्मोसिस का पर्यायवाची हो गया ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस। ऑस्मोसिस का पर्यायवाची ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस हो गया भाई। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा पढ़ाने की, नहीं है डेमो क्लास है भाई, आपको ये बताना है कि आगे कंटिन्यू रखनी है कि नहीं सीरीज, फिर तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। कितना आसान क्वेश्चन है, अब ये भी नहीं करो तो मैं क्या करूँ। किताबें होती हैं हमारी महान सोर्स, सोर्स एक नाउन है लो, और हैप्पीनेस भी एक नाउन है, और दो नाउनों में आपस में संबंध बताना हो और वो नॉन लिविंग बीइंग हो तो हमेशा प्रिपोजिशन ऑफ लगाते हैं। कितना सिंपल है। किताबें हमारी खुशी का सबसे बड़ा स्रोत होती हैं, ऑफ इज द राइट आंसर, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है यार। हैप्पीनेस एक नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सोर्स एक नाउन, दो नाउनों में जो नॉन लिविंग है उनमें आपस में पोजेशन या फिर कोई भी आपस में रिलेशनशिप दिखानी है तो हमेशा ऑफ से कनेक्ट किया जाता है 100%। इसलिए 10वें का सही आंसर क्या प्यारे बच्चे? ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, टीचर ने पूछा है स्टूडेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स है भाई, बर्फ लगाने हैं। अच्छा ये बताओ, किसी स्टूडेंट ने गलती कर दी प्यारे बच्चे, मिस्टेक कर दी, तो क्या टीचर ये कहेगा बेटा अपनी मिस्टेक को अब तुम मान जाओ, एग्री कर लो? अरे पागलो, सबसे पहला एक्शन बताओ। स्टूडेंट टीचर के अंडर में है, टीचर को अथॉरिटी है, यदि तुमने मिस्टेक करी है तो क्या ये कह दिया जाए कि बेटा कोई बात नहीं तू मजे ले, कोई दिक्कत नहीं? सबसे पहले होगा बेटा इसके लिए माफी मांगो, सबसे पहले टीचर। फिर कहेगा बेटा अब रिग्रेट करो, रिग्रेट मतलब क्योंकि तुमने गलत किया। फिर कहेगा आगे से ये होनी चाहिए इसलिए करेक्ट होनी चाहिए। फिर उसके बाद कहेगा बेटा कि ठीक है अब मैं तुमसे सहमत हूं। समझ गए? बच्चे ने गलती कर दी तो बच्चा गलती के लिए सबसे पहले क्या करेगा? अरे उसे करेक्ट करना बात की बात है, रिग्रेट भी बात की बात है, पहले अपोलोजाइज करेगा सर माफी कर दो, नहीं तो सर वहीं पर उसकी ले लेंगे बेटा, ठीक है। अपोलोजाइज आएगा मतलब माफी मांगना अपनी गलती के लिए प्यारे बच्चे। क्या करना? उसके लिए ये प्रकट करना कि यस आई हैव कमिटेड द मिस्टेक, मतलब मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसलिए बी इज द, जो इंग्लिश में सेंस को समझ गया उसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे स्पोकन की बात हो, और यदि आप इंग्लिश को ऐसे पढ़े तो कभी जिंदगी में सीखने वाले नहीं हो। अगला, इनडायरेक्ट स्पीच, फादर ने पीटर से कहा अपने शूज साफ करने के लिए। इनडायरेक्ट स्पीच है, इसका डायरेक्ट बनाना है प्यारे बच्चे। फादर टोल्ड पीटर टू क्लीन हिज शूज, मतलब फादर ने टोल्ड आई है तो पास्ट की बात चल रही है, इसलिए सेज तो आ ही नहीं सकता, ये यहीं से खत्म हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रही होगी, टोल्ड का टोल्ड हो नहीं सकता, दूसरा ऑप्शन भी हट गया। पिताजी ने पीटर से क्वेश्चन नहीं पूछा इसलिए आस्क्ड हो नहीं सकती, और इसलिए 100% पिताजी ने कहा है क्योंकि पिताजी ऑर्डर दे सकते हैं। फादर ने कहा होगा बेटा पीटर क्लीन योर शूज, और जब उसका इनडायरेक्ट कन्वर्ट किया गया तो सेड चेंज हो गई टोल्ड में, पीटर ऑब्जेक्ट बन गया, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के रिपोर्टिंग
कंजंक्शन की जगह पर इंपरेटिव वाक्य के लिए कंजंक्शन टू लगा दिया और प्यारे बच्चे जो योर शूज है वो चेंज हो गया हिज शूज में, और इसलिए आंसर हो गया डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। सर आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स फ्रेज, लोकोक्ति मुहावरे का। कितना सिंपल है, तुम लोग लट्टा मार रहे हो लोकोक्ति मुहावरे को, नहीं हो पाएगा ऐसे। स्क्वायर पैक्स एंड राउंड होल्स, कितना सही है। लो मैं बता देता हूं, एक गोला है इतना, इतने सरकमफेरेंस का गोला है और इतना ही चौड़ाई में, मान लो ये है, लो कोई चीज मैंने डाल दी, गोलाई में गोलाई जैसी चीज आ सकती है जिसकी शेप भी गोलाई में हो, चौकोर में चौकोर जैसी चीज आएगी, समझना प्रैक्टिकली। मैंने एक सर्कल खींचा और उसमें मैंने लकड़ी का एक गट्ठा डाला जो वो था रेक्टेंगुलर, क्या ये अंदर जा पाएगा? ये कोनों पे अड़ जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इन दोनों की नेचर अलग अलग है, दोनों की शेप अलग है, दोनों का बिहेवियर अलग है। इसका मतलब राउंड होल माने, सर मैंने छेदों में, राउंड होल मतलब गोला, और मैंने क्या डाल दिया, पैक्स माने लकड़ी के गट्ठे, स्क्वायर के डाल दिए, क्या वो फिट बैठ पाएंगे? प्यारे बच्चे मैं टीसीएस में था, टीएस मैंने बीटेक किया है, मैं 1 साल टीसीएस में रहा, मुझे मजा नहीं आया क्योंकि वहां सब एक दूसरे की लगे हुए हैं लंका लगाने में, मैंने टीसीएस छोड़ दिया और मैं पढ़ाने लग गया। यहां मैं 18 घंटे पढ़ा सकता हूं क्योंकि ये मेरा पैशन है। इसका मतलब हुआ कि प्यारे बच्चे प्यूपल इन द रॉन्ग जॉब्स। सर मन नहीं लग रहा फिर भी नौकरी कर रहा हूं क्योंकि ऊपर से मार पड़ी है। इसका मतलब 13 का सही आंसर सी इज द राइट आंसर। यदि आइडम्स फ्रेज को पढ़ के करोगे तो 1000 भी इजिली याद किए जा सकते हैं प्यारे बच्चे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बचपन से पढ़ा रहा हूं बेटा, बचपन से पढ़ा रहा हूं कि म्यूनिफिसेंट में याद रखना FICENT होता है, जिस वर्ड के अंत में ENT आ गया प्यारे बच्चे वो एडजेक्टिव होता है 99.9%। अब ये तो पता चल गया ये एक ही वर्ड है म्यूनिफिसेंट। सही स्पेलिंग क्या है? इसमें CIENT है, गलत है। इसमें FICENT है, बिल्कुल सही है, यही आंसर हो गया। CIENT नहीं होता, SENT नहीं होता। सर म्यूनिफिसेंट किसे कहते हैं लिख लो, कोई भी व्यक्ति जिसकी नेचर दयालु है या काइंड हार्टेड है। सर मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो काफी दयालु नेचर की है, ओमती हमेशा मेरे बारे में सोचती है, सी इज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, सी इज अ म्यूनिफिसेंट पर्सन। कोई डाउट है क्या? 14 का सी इज द राइट आंसर। प्योरिटी, हा, एडवर्ब ऑफ द गिवन नाउन, ये नाउन है भैया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्योरिटी। लिखो फटाफट से, प्योरिटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कुछ बच्चे फिर से कहेंगे आप जल्दी पढ़ा रहे हो, भाई मैं फालतू बात इसलिए नहीं कर रहा है, डेमो क्लास है। आप चाहोगे कि आगे सर ये सीरीज 100 पेपर चले, मैं बहुत डीपली पढ़ा दूंगा, आपको मजा आ जाएगा, कहीं से ग्रामर और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर इतने आ जाएंगे। प्योरिटी एक नाउन है, आज के बाद पूरी कहानी लिख लो, ऐसे शब्द हमेशा लिखने चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन TRA लिखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं पूरी गाथा लिखा देता हूं। प्योर एक एडजेक्टिव है मेरे बच्चे, एक एडजेक्टिव है प्योर। सर ये बताइए फिर प्यूरिफाई क्या हुआ? अरे प्यूरिफाई एक वर्ब है। जिस दिन तुम ये सीख गए ना कि कौन सा वर्ड क्या है, तो कभी तुम ग्रामर और उसमें बोलने में मास्टर हो जाओगे। प्योरिटी एक नाउन है, प्योर एक एडजेक्टिव है, प्यूरिफाई एक वर्ब है। और सर जब किसी एडजेक्टिव में LY जुड़ जाए तो वो एडवर्ब बन जाता है सर। प्योर में मैंने LY जोड़ दिया, ये प्योरली हो गया। प्योरिटी एक नाउन है सर, एडवर्ब पूछा है, प्योर एक एडजेक्टिव है, ये आंसर हो नहीं सकता, मैंने लिखा दिया। प्यूरिफाई एक वर्ब है प्यारे बच्चे, ये आंसर हो नहीं सकता। प्योरली जब प्योर एडजेक्टिव है उसमें LY जुड़ गई तो ये एडवर्ब बन गई, यही सही आंसर है। और प्योरिटी क्या है सर? प्योरिटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, C इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन लगाना। भाई बचपन से पढ़ रहे हैं कि पूरा सेंस, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश में जो सेंस को समझ गया, इतनी आसान भाषा फिर कोई दूसरी है ही नहीं। कुछ नहीं आता मान लो तुम्हें अभी, बस अर्थ को समझो इसको। लड़के को पीटा गया और उसने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। अरे भाई इंस्टीट्यूट छोड़ने का रीजन क्या था? जल्दी बताओ। उसने इंस्टीट्यूट छोड़ा क्योंकि उसे पीटा गया, मतलब ये जो सेंटेंस है इसका रीजन है। और रीजन बताने के लिए कभी इफ लगाओगे क्या? अरे बेवकूफ हो, ये कंडीशनल वर्ड में लगती है इफ। काश वो मेरी गर्लफ्रेंड होती, इफ सी वर माइन गर्लफ्रेंड देन आई वुड सर्टेनली मैरी हर। इसका मतलब इफ तो होगा ही नहीं, कंडीशनल तो है ही नहीं कहीं।
भाई रीजन बताया जा रहा, उसने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया क्योंकि उसको पीटा गया। एंड का यहाँ कोई सेंस ही नहीं है, एंड तो दो शब्दों को अलग अलग जोड़ता है। ऑल्दो, यद्यपि ये रीजन बताने के लिए एक ही कंजंक्शन है जिसका अर्थ होता है बिकॉज। बिकॉज मतलब सिंस, जब बिकॉज के सेंस में यूज होगा तो रीजन बताने के लिए होगा क्योंकि उसे पीटा गया। सिंस द बॉय वॉज बीटन बैडली, दैट्स वाई। लेकिन दैट्स वाई आता नहीं है सिंस और एज के साथ। ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट, उसने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। कोई डाउट? मुझे पता है कुछ बच्चों के पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। बेटा ये पहली क्लास से भी डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अब ये डेमो चल रहा है। और ये पैसेज कैसे पढ़ते हैं ये बताइए, मुझे तो देखने में ही डर लग रहा है। डर गए तो मर गए भैया, पैसेज से आसान चीज कोई है ही नहीं। एक बार पढ़ो, बस मन से पढ़ो। किसके बारे में है? बहुत सिंपल। द मोस्ट फ्रैटनिंग एस्पेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन, यहीं से पता चल गया किसके बारे में है। खराब खाना, कुपोषण। को माने बुरा, पोषण माने जो हम भरण पोषण कर रहे हैं। बुरे खाने का बहुत ही खतरनाक डरावना पहलू क्या है? इज दैट ये है टू कॉज परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। आपको पता है बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, कहते हैं सर हमारे बच्चा तो ठोस बुद्धि का है। भैया तुमने रात का खिलाया उसको धुआंधार, ठीक है, परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाएगा। ये जो एक्सपेरिमेंट किए गए कैरिड आउट एनिमल्स पर किए गए पहले, ये देखा गया कि एनिमल पर क्या फर्क पड़ेगा, तो उनका भी ब्रेन डैमेज माल न्यूट्रिशन की वजह से इरिवर्सिबल था। हो, इरिवर्सिबल मतलब जिसको दोबारा ठीक नहीं हो सकता। नॉर्मल केस में ब्रेन डैमेज हो जाए तो वो रिवर्सिबल है, मेल न्यूट्रिशन से दोबारा नहीं होगा फिर उसी कंडीशन में। दिस में नॉट बी, लेकिन ये ट्रू नहीं था ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए, ट्रू नहीं था। फिर भी नॉन फैक्ट क्या बताते हैं, जो अभी तक रिजल्ट आए हैं, जो शोध हुए, रिसर्च हुए हैं, वो बताते हैं कि जितने भी टेस्ट अभी तक किए गए हैं सो फार अभी तक, वो बहुत खतरनाक हैं। अलार्मिंग कंक्लूजन है उनके, बहुत सचेत करने वाले कंक्लूजन है। द ह्यूमन ब्रेन वेरी फास्ट, बहुत तेजी से ग्रो करता है 3 मंथ बिफोर इट्स बर्थ। हो, जन्म लेने से पहले ही, 3 महीने पहले समझ लो आप, माँ के पेट में होता है उससे जन्म लेने से 3 महीने पहले से दिमाग डेवलप होना शुरू कर देता है बच्चे का। चाइल्ड ब्रेन 1/4 हो जाता है, 1/4 एडल्ट के ब्रेन का। एक बच्चे के दिमाग एडल्ट के दिमाग का 1/4 हो जाता है। और याद रखना बेटा, 1 साल में ये जो ब्रेन है बच्चे का, वो ऑलरेडी 66% होता है ब्रेन ऑफ द एडल्ट ब्रेन। सोचो एक एडल्ट का जो ब्रेन है और 1 साल के बच्चे का, उसमें 66% हो चुका होता है। सर 4 सालों में क्या होता है? ब्रेन का 99% वेट हो जाता है। मतलब ये 4 साल बहुत जरूरी है एक बच्चे के लिए, कैसा खाना खिला रहे हो। और 8 साल में सर चिल्ड्रन का ब्रेन एक एडल्ट के ब्रेन के साइज के बराबर होता है, और उसके बाद कोई इंक्रीमेंस भी नहीं होता। तुम सोचो दिमाग बढ़ रहा है, मैं बढ़ रहा हूं, तो 8 साल तक ही केवल दिमाग का डेवलपमेंट होता है। ये क्वाइट ऑब्वियसली कितनी सही बात है था। पहले 4 साल कितने क्रुशियल हैं, बहुत निर्णायक हैं हमारे दिमाग के ब्रेन के लिए। एंड इफ द चाइल्ड, और यदि इन उम्रों में 4 सालों में बच्चा गंदे खाने से जूझ रहा है, तो याद रखना बेटा, इस ब्रेन का जो डैमेज है वो कभी दोबारा लौटेगा नहीं, परमानेंट हो जाएगा। इससे आसान पैसेज कोई हो सकता है? कितना आसान है। एक अच्छा खाना होना चाहिए पहले 4 सालों में बच्चे के लिए, क्यों होना चाहिए बताओ? मैंने बता दिया, अभी बताया। एक बच्चे के लिए 4 सालों में एक अच्छा खाना क्यों जरूरी है? पहले 4 सालों में। अबे बेवकूफो, क्योंकि पहले 4 सालों में दिमाग डेवलप अच्छे से होता है, पूरी तरह हो जाता है। 8 साल में पूरी तरह हो जाता है, 4 साल में दिमाग। एट 4 years द चाइल्ड ब्रेन इज द साइज ऑफ एन एडल्ट, नहीं गलत, ये तो 8 साल में होता है। एट 4 years ब्रेन इज फुली डेवलप, फुली कहाँ होता है, गलत है। एट 4 years देयर इज नो फर्दर इंक्रीज ऑफ द ब्रेन, नहीं। 4 साल में एक बच्चे का दिमाग का वेट 99% तक हो चुका होता है एडल्ट के ब्रेन के। इसलिए पहले 4 साल बहुत ज्यादा क्रुशियल है। 17 का सही आंसर डी इज द राइट आंसर, 100%। सर 19वां क्वेश्चन, टोटल पैसेज किसके ऊपर है यार? गंदा खाना और उसके इफेक्ट के ऊपर है। अब इसमें मैं अलग से क्या बताऊं? पूरा पैसेज गंदे खाने के ऊपर है। मेल न्यूट्रिशन, भारत में कितना ज्यादा मेल न्यूट्रिशन है। बहुत सिंपल, ए इज द राइट आंसर। एक वर्ड आया है सर यहाँ इरिवर्सिबल, इसका मतलब बता दो सर। अरे बेवकूफो, रिवर्सिबल जो बदल जाए,
रिवर्सिबल दैट कैन बी टेकन बैक, इरिवर्सिबल दैट कांट बी टेकन बैक, जिसको दोबारा से वापस नहीं लाया जा सके, मतलब अनचेंजेबल, बिल्कुल सही है। ऑल्टर्ड माने जो बदल जाए, इरलीवेंट माने जो रिलेटेड ना हो, नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक, चेंज माने जो बदल जाए, इरिवर्सिबल मतलब दोबारा से सर अब ये रिवर्स नहीं होगा, अनचेंजेबल। ए इज द राइट आंसर। सर 20वां क्वेश्चन क्या है? एक वर्ड आया था सर इस पैसेज में जिसका मीनिंग है वेरी इंपॉर्टेंट, वो वर्ड छांट के बताओ इन चारों में से। अरे भैया वेरी इंपॉर्टेंट कंडक्ट माने होता है किसी चीज का लागू करना चलाना, क्रुशियल माने होता है निर्णायक। हो यही सही है। क्रुशियल मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट, अलार्मिंग माने सचेत करने वाला, नेवर द लेस माने फिर भी, क्रुशियल इज द राइट आंसर जिसका मीनिंग है वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बताइएगा सर, ओवरऑल क्वेश्चन हो गए। आपको ओवरऑल पेपर कैसा लगा प्यारे बच्चे? ओवरऑल पेपर बताइए। और ऐसे 100 पेपर में कराने को रेडी हूं जिसमें आपको ग्रामर, वोकेबलरी, पैसेज सबके एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में भर भर के बोलना होगा कि सर दिस सीरीज शुड बी कंटिन्यू। थैंक यू सो मच एंड